हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। जैसे ही हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों, तो वैसे ही हमें दो डायग्राम दिखते हैं। पहला डायग्राम तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है जिसमें अमेरिकन फ्लैग को लहराते हुए कुछ अमेरिकन फौजी दिखाई देते हैं, और दूसरे चित्र में हमारे को कुछ फौजी सोवियत संघ के झंडे को, फ्लैग को लहराते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, ये क्या दिखा रहा है और कहाँ का और कब का डायग्राम है, इस चित्र को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। देखो, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध के में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित कर रहा है। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दो महाशक्तियां थी बच्चों, एक का नाम था यूएसए और दूसरा था हमारा यूएसएसआर, जिसे हम शॉर्टकट में सोवियत संघ भी कहते हैं। दोनों महाशक्तियों के विजय को दिखा रहा है ये डायग्राम। ठीक है, पहला जो चित्र है वो अमेरिकी सैनिकों के द्वारा 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा, कहां पे बच्चों, आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए अमेरिकी सैनिकों को दिखाया गया। तथा दूसरे वाले चित्र में, इस वाले डायग्राम में बच्चों, समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइस टैंक बिल्डिंग, बर्लिन, जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए दिखाए गए हैं। चित्र फर्स्ट जो कि रोसेंथाल द रोसेंथाल से, और चित्र दो योवगेनी खलदेई, ठीक है, से संवारा गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर का जो परिचय है, इस परिचय को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस परिचय को देखेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है, पूरे पाठ के लिए एक पूर्ण, देखिए ये पूरी पुस्तक के लिए, ये जो पूरी बुक है बच्चों, इस पूरी बुक के लिए पूर्व पीठिका प्रस्तुत करती है। मतलब उसके एक ढांचे को तैयार करती है। जो भी हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं उसका एक हमें ढांचा तैयार करके देती है ये बुक, चैप्टर। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। देखिए, जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ ना, तो समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समीकरण विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसीलिए यह उचित ही है कि हम कहानियों की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय में यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। इस अध्याय के अंदर ये जो चैप्टर है बच्चों, हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समस्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर भी दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह से इसमें दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी गई। गुटनिरपेक्षता क्या होता है, इसमें हम अच्छे से देखेंगे बच्चों कि देखिए, जब शीत युद्ध के समय दुनिया कितने हिस्सों में बट गई थी, दो। एक का नेता अमेरिका तो था, दूसरे का नाम सोवियत संघ भी था। पर कुछ जो नवस्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने तीसरा गुट बनाया जिसे हम गुटनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष द्वारा देशों के द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयासों की भी हम चर्चा इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी तो तीसरे गुट ने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इस चैप्टर का जो देखिए, यहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, वो तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे एक एरोप्लेन दिख रहा होगा बच्चों। हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर जाना जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम बड़ी बड़ी घटनाओं को देखेंगे। जैसे हम सेकंड पन्ने पर आते हैं, पेज पर आते हैं, तो हमें एक मैप दिखता है। ये जो मैप है, इस मैप में उत्तर अमेरिका का चित्र दिखाया गया है और इसके केंद्र बिंदु पर क्यूबा, एक वेस्ट इंडीज का जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, और
इस ये जो मैप है ये CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा तैयार की गई है। तो ये नक्शे की खासियत क्या है ये देखिए। यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइलों की पहुंच का दायरा दिखाता है। नक्शे के नीचे ध्यान से देखिए, यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये जो स्रोत है जॉन F कैनेडी प्रेसिडेंट लाइब्रेरी एम म्यूजियम से प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, तो क्यूबा मिसाइल संकट था क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, 1961 में अप्रैल में सोवियत संघ के नेता को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ के साथ था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता भी था। देखिए, अगर ये अमेरिका है, अमेरिका के बगल में एक देश है छोटा सा क्यूबा, और इस देश को अमेरिका का दुश्मन राष्ट्र जो था USSR वो फंडिंग कर रहा है, तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा, अमेरिका को ही होगा ना। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नजदीकी निशाने मतलब सोवियत संघ के ना बिल्कुल निकट से निशाना लगा सकता था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुना ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। ठीक है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे कि जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर के दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा में मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिकी सोवियत संघ को मामले में प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लग रहा था कि युद्ध होकर के रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव जो था कोई आम युद्ध नहीं होता। ठीक है, अगर इसमें युद्ध हो जाता ना तो कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापस रुक गए। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ को अमेरिका तथा इसके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्तरंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्ति और उनके सभी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने सभी साथी देशों में मददगार बनने लगे, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व से बच गई। ठीक है, तो तीसरे विश्व युद्ध होने से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाई सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसमें साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी रहा। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर के थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा था। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिकी था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादियों का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इस विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं।
ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं शीत युद्ध का क्या अर्थ है। शीत युद्ध के अर्थ के बारे में जानेंगे। अब हम शीत युद्ध क्या है इसके बारे में देखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था आपको पता ही है, 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बटी थी, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे। वहीं दूरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैल गया और इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा, अरब, म्यांमार तक भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक फैल गया था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध, जिसे हम महान युद्ध के नाम से जानते हैं बच्चों, ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। ठीक है, लोगों को अनुमान भी नहीं था कि भाई इतना भयानक दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम निकलेगा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्म समर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इस आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह जमीन जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका ही सबसे बड़ी क्या है बच्चों? ताकत है। ठीक है, अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों के आगे जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरत था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम बस एक ही था। देखिए बच्चों, यही हुआ कि वैश्विक राजनीतिक के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। जर्मनी और जापान हार मान चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इसके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शक्ति युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलने किसी भी राष्ट्र के बूते की नहीं थी। यह एक सीधा साधा था लेकिन असरदार तर्क था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि एक दूसरे की असहनीय क्षति पहुंचा जा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उस उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं लेता है। ठीक है, उकसावे के बाद भी कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम नहीं रहता। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, इस पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। जो ये तस्वीर है बच्चों, उस विध्वंस को दिखाई जाती है जो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के कारण हुई। इन बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन के गुप्त नाम दिए गए। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो जखीरा है, उसकी तुलना में ये बम बहुत ही छोटे थे। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलो टन क्षमता के थे। इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने भी अल्पकालीन विध्वंस किया। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ
ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15,000 किलोटन। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा विध्वंसक थे। शीत युद्ध के दौरान ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों बम हाजिर थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कोई भी महाशक्ति खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि युद्ध के राजनीतिक फायदे चलते किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस का औपचारिक पूर्ण नहीं ठहराया जा सकता था। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों का नाकाम करने की कोशिश करता है, तो तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवरोध। अवरोध मतलब रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद भी शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तस्वीर ठंडी रही। पारस्परिक अवरोध के सिद्धांत ने युद्ध को नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को न रोक सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैनिक विशेषता पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियों और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा की जाती थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदार भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बताकर बर्ताव करना था। परंपरा विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दोनों महाशक्ति और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो, तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए ही विध्वंसकारी साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब संयम से काम लेना है, और तीसरे विश्व युद्ध में जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूचे मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जिसमें दुनिया कितने महाशक्तियों में बट गई थी? दो महाशक्तियों में। देखिए बच्चों, आगे क्या कह रहा है? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, दो ध्रुवता का मतलब क्या होता है? दो ध्रुवता का मतलब होता है बच्चों दुनिया का दो हिस्सों में बंटना। ठीक है, दुनिया का कितने हिस्सों में बंटना? दो हिस्सों में बंटना। दोनों महाशक्तियों विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत ही स्पष्ट रूप से बंट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी एक महाशक्ति के साथ जुड़ी रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हितों के रूप में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया को दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के पक्ष में, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गए। इसीलिए ये खेमा पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई। 12 देश शामिल थे। इस संगठन की घोषणा की। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है बच्चों। यूरोप कितने हिस्सों में बट गया? 2 हिस्सों में। ये पूर्वी यूरोप, इस साइड वाला पूर्वी यूरोप जहाँ पे सोवियत संघ का कब्जा है, और ये पश्चिमी यूरोप जहाँ पे अमेरिका जो नाटो में चले गए थे, शामिल हो गए देश। ठीक है, ये देखिए कि मैप जो है बच्चों, शीत युद्ध के दौरान यूरोप 2 प्रतिद्वंदी गठबंधनों में बंट गया था। मानचित्र में इस तथ्य को दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा, मानचित्र से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट फैक्ट कह रहा है, प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट से कम 3 देशों की पहचान करें। अध्याय 4 में दिए गए यूरोपीय संघ मानचित्र को देखें और उन यूरोपीय देशों की पहचान करें जो पहले वार्सा संधि के सदस्य थे, अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं बच्चों, आप लोग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब ये पूरे विश्व का नक्शा है शीत युद्ध के दौरान। ये ग्रीन नक्शा जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये तीसरी दुनिया है। पहली दुनिया अमेरिका व अमेरिकी गुट को कहते थे, दूसरी दुनिया में सोवियत संघ वाले गुट को कहते थे, और तीसरी दुनिया नव स्वतंत्र राष्ट्र को कहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ज्यादातर देश उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता था तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानते थे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ रही होंगी थोड़ी मोड़ी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों को क्या करा, अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का दखल अंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे देखिए, किया इस क्षेत्र में, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, देखिए इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया ने अमेरिका के गठबंधन का तरीका अपनाया। इस गठबंधन को दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र में देश मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध क्या करे बच्चों, मजबूत किए। ठीक है, आगे देखिए, शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुट के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों और चिंता हुई कि उस कहीं वे अपने इस आजादी को पाने के लिए साथ खो न दे। गठबंधन में भेदभाव पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनके दायरा पड़ी। ठीक है, साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध मतलब होता है बच्चों शुरुआत में, सोवियत संघ ने से अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों देशों के बीच भूभाग पर आधिपत्य को लेकर के छोटा सा युद्ध हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नवराष्ट्रीयों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आप यह एक सेकेंड रुकिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी।
आखिरकार अपने परमाणु हथियारों और अपना स्थायी सेना के भूते महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनमें कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। देखिए, छोटे देश काम के क्यों थे बड़ी महाशक्तियों के? पहला, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल, खनिज वगैरह बड़ी महाशक्तियां ऐसे ले सकती थी। सेकंड, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ के महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। ग है बच्चों, सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्ति एक दूसरे की जमीन पर जासूसी कर सके। और घ है बच्चों, आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैनिक खर्च वहन करने में मददगार हो सके। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण ही विचारधारा के कारण भी देश महाशक्ति थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्ति विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। गुटों में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र में पूंजीवाद समाजवाद साम्यवाद में कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। अब आगे देखेंगे बच्चों, शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे में क्या आता है? इसका मतलब ये होता है शीत युद्ध बढ़ा या शीत युद्ध के दौरान किन किन क्षेत्रों में हमें तनाव देखने को मिला। ठीक है बच्चों, तो देखिए शीत युद्ध के दौरान किन किन क्षेत्रों में तनाव देखने को मिला। तो शीत युद्ध के दायरे में देखिए, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, वो इनमें से एक ही था, शीत युद्ध के दायरा ही था। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्ति कोरिया युद्ध हो 1950 से 53, उसके बाद चाहे बर्लिन की दीवार हो 1958 से लेकर के 1962, बर्लिन, ठीक है, कांगो संकट हो 1960 के दशक की शुरुआत में, और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी दोनों महाशक्तियां। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। ठीक है बच्चों, युद्ध हुआ या इनमें होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया युद्ध हो, चाहे वियतनाम का संकट हो, अफगान संकट जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच रासायनिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं बुलाया जा सकता। गुटनिरपेक्षता जो है बच्चों, गुटनिरपेक्षता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभर करके सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि इस युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी
इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों में संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क भी काम कर सकता है। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालात में दोनों गुटों में भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयार करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर के गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो सकती तो क्या होगा। ठीक है, अगर किसी ने परमाणु हमला कर दिया तो क्या होगा। अगर गलती से कोई भी परमाणु हथियार चल गया या कोई सैनिक शरारत युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई भी हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देशों के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरे तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये चित्र क्या है बच्चों, इस चित्र के अंदर क्या बताया गया है समझिएगा। इस चित्र में देखिए बच्चों, यूएसएसआर के रूप में ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, यूएस के रूप में ये महिला दिख रही है और ये ठस्से में आपको चीन दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया है। इनमें शीत युद्ध को लेकर के भारत के नजरिए का चित्रण किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रख करके अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। इस कार्टून में दिखाया गया है कि किराएदारों के बारे में और जानकारी जुटाए। दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस के चित्र को प्रकट किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों ये देखिए, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये वियतनाम संकट का दिख रहा है। ठीक है, ये केकड़ा आपको प्लेट में दिख रहा होगा ना, वियतनाम लिखा हुआ है। ठीक है, एक नजर इस पे भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मामले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आपके स्क्रीन के बाएं तरफ एक नेता दिख रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जोसेफ ब्राज टीटो, यूगोस्लाविया के शासक, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के खिलाफ लड़े, साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लाविया के एक कायम की। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ क्या कर रहा है, इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने न केवल ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम किया जा सकता है और उसे स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक में उत्तरार्ध में हुई थी और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु पात्र संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के दौरान किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां हुई। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं अपन दो ध्रुवता को चुनौती और गुटनिरपेक्षता। इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हम सेकंड नेता देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण के निशस्त्रीकरण का प्रयास किया या विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सहस्त्र का वकालत की। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या कर रहे हैं? दो ध्रुवीय विश्व को चुनौती। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब दुनिया का दो गुटों में बंटना। इसको चुनौती किसने दी? गुटनिरपेक्षता ने। ठीक है, हम देख चुके हैं कि किसी भी तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बटा रहा था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नव स्वतंत्र देशों को भी एक तीसरे विकल्प दिया। ठीक है, ये विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जड़ युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने भी इसका जोरदार समर्थन किया। ये पांच ही देश गुटनिरपेक्ष के संस्थापक देश कहलाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम तीन बातों को लेकर के परिणत था। पहला है बच्चों, इन पांच देशों के बीच सहयोग। सेकंड है शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नवस्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर राष्ट्र शामिल हो चुके थे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 25 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, समय गुजरने के साथ साथ इसमें और भी देश शामिल होते गए। 18वें शिखर सम्मेलन में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसका विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, वास्तव में यह आंदोलन क्या है? दरअसल यह आंदोलन क्या है, यह बता करके इसकी परिभाषा करने ज्यादा सफल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देशों अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना चाहते थे, तटस्थ थे तथा पालन करते थे। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का मतलब होता है बच्चों अलग रहना। पृथकतावाद का अलग है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कट करके रखना। 1787 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता को और महाशक्ति द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल ना होने के उनके संकल्प में है। ठीक है बच्चों, गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है तटस्थता का धर्म निभाना भी गुटनिरपेक्षता है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्य युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देशों
के लिए ये जरूरी नहीं कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ऐसे देशों में संलग्न नहीं ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, ना ही युद्ध के सही गलत होने में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुआ। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्धों को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्धों के अंत में प्रयास किए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश जो देश थे वो अल्पविकसित देश का दर्जा उन्हें प्राप्त था। ठीक है। वो कैसे देश थे? अल्पविकसित देश। ठीक है। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकसित करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई जैसे सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। उनमें नहीं रह सकता था, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे वह उपनिवेश देश भी हो सकते थे, जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई। इसी समझ में नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा ने जन्म लिया। 1972 में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड में टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देश हैं, देशों के अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिमी देश विकसित देशों के अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। वे अपना सामान बेच सकते हैं और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड देखते हैं पश्चिमी देशों के। देखो बच्चों, पश्चिमी देशों के मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी का लगातार कम हो और अल्प विकसित देशों का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में इनकी भूमिका क्या होगी? बढ़ेगी। अल्प विकसित देशों की, तीसरे दुनिया की कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, गुटनिरपेक्ष की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे भारत और शीत युद्ध। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें भारत और शीत युद्ध, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौरान भारत ने दो स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप में अपने को दोनों महाशक्तियों
के खेमाबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेश के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय की थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध काल प्रतिद्वंदिता की जड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में थे। ठीक है बच्चों, भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेद को कम करने की कोशिश की और इस तरह से उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौरान प्रतिद्वंदिता के बीच संवाद कराने तथा मध्यस्थता कराने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 1950 के दशक में शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध की, यहाँ तक यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत खेमे में नहीं जुड़े थे। ठीक है बच्चों, नेहरू ने स्वयं और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रीय कुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में और ना सही पर उनकी जड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाई। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरफ से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्ष के कारण भारत एक अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सकता है जिससे उसका हित साधन हो सके, ना कि महाशक्तियों और उनके खेमों के देशों का। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए, वहीं दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उनकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर के ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति की कमी के कारण इसकी आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसे दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का एक तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास की रही है। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं को 1971 में अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। विदेशी पर्यवेक्षकों ने भारत की सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश के साथ उसे राजनयिक और सैनिक संबंध सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोक सकती। गुटनिरपेक्ष की नीति के संदर्भ में पनपी थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक में के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की
विदेशी नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारी में थोड़ी कमी आई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। बहरहाल गुटनिरपेक्ष के कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्ष इस बात की पहचान पर टिकी हुई है कि उपनिवेश की स्थिति में आजाद हुए देश के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाए तो एक सशक्त मजबूत राष्ट्र के रूप में। ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी दिखाता हूं, मैं इसे पढ़ता हूं बच्चों। ठीक है, अच्छा, शीत युद्ध के दौरान युद्धों को रोकने के लिए कुछ